हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस 2019 बॉटनी पेपर के बारे में। इसके पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था गेट लाइफ साइंस 2020 बॉटनी पेपर के बारे में। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए मूव करते हैं पेपर की तरफ और बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? Question number 1. Which one of the following ecosystem is represented by an inverted pyramid of number? Question number 1 ये पूछ रहा है कि इसमें कुछ इकोसिस्टम्स दिए हुए हैं और उनमें से कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जो कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर को शो कर रहा है। इन इकोसिस्टम्स में ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, डिजर्ट एंड पैरासिटिक फॉरेस्ट। तो अगर हम बात करें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर की, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो पैरासिटिक फॉरेस्ट वाला जो इकोसिस्टम है वो फॉर्म करता है। सो अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रेफाइट्स आर डिपोजिट्स ऑफ। रेफाइट्स जो होते हैं वो किसके डिपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं? अगर हम रेफाइट्स की बात करें तो रेफाइट्स जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर के बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज शोज बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीचे कुछ फैमिलीज दी हुई हैं जिसमें रूटेसी, एस्टेरेसी, कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी, ये 4 फैमिलीज दी हुई हैं और इन चारों फैमिलीज में से कौन सी ऐसी फैमिली है जो कि अपने टीएस वाले सेक्शन में, जब उसका हम टीएस बनाते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें कौन सी ऐसी फैमिलीज में बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल की, तो कुकुरबिटेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो कुकुरबिटेसी वाली फैमिली में हमको क्लियरली विजिबल होता है बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अर्बस्क्यूल्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। अर्बस्क्यूल्स जो होते हैं वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलकर के बने होते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि अर्बस्क्यूल्स बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो किससे मिलकर के बना होता है। तो अर्बस्क्यूल्स की अगर हम बात करें तो अर्बस्क्यूल्स जनरली जो होता है वो एंडोमाइकोराइजी से मिलकर के बना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड्स है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में। अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओनली सेलोज, ओनली सेलोज, ओनली सेलोज एंड ओनली सेलोज, ये चारों ऑप्शंस में दिया गया है। यानी कि सेलुलोज जो होता है वो कंपलसरी होता है प्लांट की सेल वॉल में। देन अगर बात करें हम हेमीसेलुलोज की, तो हेमीसेलुलोज भी एक सेलुलोज का ही पार्ट होता है। तो जनरली हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। देन अगर हम आगे मूव करते हैं और अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल में जनरली जो पेक्टिन्स होते हैं वो जनरली ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट की सेल वॉल के बारे में और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, तो ओनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये तीनों ऑप्शंस जो होंगे ये पाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। अगर हम बात करते हैं इनकरेक्ट की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस।
देन डाइनाइट्रोजनेस catalyzes reduction of nitrogen to ammonia. Then root nodule are found in glycine max and nitrogen fixation is anaerobic process. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे और ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में कि दो ऑप्शंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस और ये बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनारोबिक प्रोसेस। इन्हीं दोनों में से मैक्सिमम चांस है कि वही ऑप्शन, उन दोनों में से ही ऑप्शन कोई एक सही होगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एनारोबिक प्रोसेस होता है। मीन्स ये जो एरोबिक प्रोसेस वाला ऑप्शन है ये जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बात कर रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टर्म में ये इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एटीपी इज जनरेटेड विदाउट कॉन्कोमिटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ एटीपी जनरेटेड होता है। देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिंथेसिस 1 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो जी हाँ ये भी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फोटोसिस्टम 1 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ। देन फोटोसिस्टम सेकेंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये कह रहा है कि फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जी हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देन हम अगर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर वन NADP प्लस आर NADPH रेशियो इज हाई, नहीं ये ऑप्शंस, यही ऑप्शंस जो होगा वो ये गलत ऑप्शन है और यही ऑप्शन जो होगा वो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द प्लांट सेल्स आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट, द फिनोमिनन ऑफ ए मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग एलस टिश्यू इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चंस ये कह रहा है कि कोई प्लांट सेल है उसको तब कब कंसीडर किया जाएगा टोटिपोटेंट, और उस फिनोमिनन को जो कि सेल के मैच्योरेशन के बाद में रिवर्ट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक स्टेट में और फॉर्म करता है अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू को। तो इस तरीके की प्रोसेस जो होता है किस प्लांट के प्रोसेस में, ये प्लांट के कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं जिसमें रीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और रिकैल्सिट्रेसी, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये वाला जो फिनोमिनन है वो शो करेगा जनरली डीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस में। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ग्लाइफोसेट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। अब ग्लाइफोसेट की बात हो रही है, ये बोल रहा है कि ग्लाइफोसेट जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड होता है। अपॉन एप्लीकेशन टू लीव्स इट इज ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम। तो ये कह रहा है कि ये बता रहा है ग्लाइकोफोसेट के बारे में। तो ये कह रहा है कि ग्लाइफोसेट जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है और उसका एप्लीकेशन ये होता है कि अगर उसके लीफ के ऊपर, मान लिया ये रूट का पार्ट हो गया, ये स्टेम का पार्ट हो गया और ये कुछ इसके लीव्स निकल के आएंगे, ये यहाँ पे मान लिया ग्लाइफोसेट जो होता है यहाँ लीफ के साइड में इसको यहाँ पे डाला जाता है। तो ये क्या करता है, लीफ से स्टेम की तरफ और स्टेम से जनरली ये रूट की तरफ ये पहुंच जाता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ग्लाइफोसेट का वो इन 4
सेल्स के नाम दिए हुए हैं फ्लोएम, जाइलम, बॉर्डर पिट और ट्रैकिड। तो इन चारों सेल्स में से कौन से सेल्स के द्वारा ये जो होता है ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रांसलोकेट होता है। तो अगर हम बात करें ग्लाइफोसाइड की, तो ग्लाइफोसाइड जो होता है वो जनरली फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ ए स्पीसीज हैज 2n इज इक्वल टू 16। ये कह रहा है कि 2n की कंडीशन में उसके पास 16 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल इन ए डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल वुड बी। जब हम डबल मोनोसोमिक की बात कर रहा है कि डबल मोनोसोमिक होने के बाद में इंडिविजुअल के पास कितना जो होगा क्रोमोसोम बचेगा। तो अगर हम बात करते हैं डबल मोनोसोमिक की, तो ये होता है 2n माइनस 1 एंड माइनस 1। ये इसका फार्मूला होता है डबल मोनोसोमिक का। तो 2n का नंबर यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 16, तो ये हो गया 16 माइनस 1 एंड माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2n इक्वल टू डबल मोनोसोमिक में ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स पर सेल इन डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल जो ये हो जाएगा 40। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, ये क्या कह रहा है? रिबोस्को कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 2। तो रिबोलोज कैटालाइज कर रहा है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। तो ये पूछ रहा है चूज ओनली द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3 फास्फोग्लिसरेट, तो जी हाँ, ये ऑप्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल ये होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेबल ये वाला। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट, जी हाँ, ये वाला ऑप्शंस भी होता है यहाँ पे। देन अगर हम बात करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिबोलोज 5 फॉस्फेट, नहीं। देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, नहीं। सो ऑप्शन नंबर पी एंड ऑप्शन नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर पी एन एस, क्यू एन एस एंड पी एन क्यू। देन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है कि बॉटनी और जूलॉजी वाला पोर्शंस जो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 दिया हुआ है और ग्रुप 2 दिया हुआ है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसका। तो मैच करा लेते हैं। क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। अगर हम बात करते हैं यूबिक्यूटिन की, तो यूबिक्यूटिन जो होता है सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम, रिप्रेशन इन जिब्रेलिन सिग्नलिंग, मीडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पोरल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हम जनरली प्लांट हार्मोन में डेला को पढ़ते हैं। तो डेला जो होता है वो रिप्रेसर होता है जिब्रेलिन सिग्नलिंग का। ये मूव करेगा सेकंड की तरफ। अब एक ऑप्शन से हम मूव करते हैं, देखते हैं कि कौन सा मैच खा रहा है। यहाँ पे एस का 2 जा रहा है, एस का 2 जा रहा है, यहाँ पे एस का 4 जा रहा है, एस का 4 जा रहा है। ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये ऑप्शन डिस्कार्ड। 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए हैं। 2 ऑप्शंस में आर का 1 अपने आप ही यहाँ पे जा रहा है। दोनों ऑप्शंस में आर का 1 सही है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये आर का 1 चला जाएगा। आर का एक्सटेंशन जो होगा वो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम में चला जाएगा। देन अगर हम बात करें फाइटोट्रोपिन्स की, तो फाइटोट्रोपिन्स जो होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ये ऑप्शन मूव करेगा फोर्थ की तरफ। देन एक बचा हुआ यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन जो होता है प्रोटीन मीडिएटर डिग्रेडेशन होता है, मीडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो पी का 3 जा रहा है, क्यू का 4 जा रहा है, आर का 1 जा रहा है और एस का 2 जा रहा है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें प्लांट स्पीसीज का नेम दिया हुआ है, उसकी फैमिलीज दी हुई है और प्लांट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे केवल प्लांट स्पीसीज और फैमिली को मैच कर लें, या फैमिली और प्लांट प्रोडक्ट को मैच कर लें, या प्लांट स्पीसीज और प्लांट प्रोडक्ट को मैच कर लें, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम जनरली मूव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि सबसे पहले हमको ये ऐसे ऑप्शंस में सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शंस हमको अच्छे से आ रहा है, उसके थ्रू हमको मूव करना चाहिए और ऑप्शन देखना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा, ये है कि एक ही ऑप्शन हमको अच्छे से आ रहा है, 100% श्योर है, और एक ऑप्शन से ही हमको आंसर मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमको ऑसिमम सेंटम की अगर हम बात करें तो ऑसिमम सेंटम जो होता है वो कौन सी फैमिली से आता है? लैमिएसी फैमिली से आता है। तो यहाँ पे ऑसिमम सेंटम लैमिएसी फैमिली से आता है, इसको मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे आर का 2 जा रहा है, आर का 2 यहाँ जा रहा है, आर का नहीं सॉरी आर का 1 यहाँ जा रहा है और आर का 1 यहाँ जा रहा है। ये वाला ऑप्शन नहीं जा रहा है और ये भी नहीं जा रहा है। मीन्स बी और डी में से ही कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब हम और भी मिला लेते हैं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? इसमें हम मैच कराते हैं सबसे पहले कैनाबिस सटाइवा का। कैनाबिस सटाइवा की अगर हम बात करें तो वो कैनाबेसी फैमिली का होता है। तो कैनाबिस सटाइवा कैनाबेसी फैमिली का है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पी का 2 ऑप्शंस की तरफ, तो पी का 2 ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है, बाकी इसमें ना जा रहा है, इसमें जा रहा था। तो ये ऑप्शन पहले से ही हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, क्योंकि हमको 100% पता है कि ऑसिमम सेंटम जो होता है लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमको श्योरिटी मिल गई कि ये ऑप्शन बी और डी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो हमने इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद कैनाबिस सटाइवा जो होता है कैनाबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पी का 2 ऑप्शंस जाएगा, पी का 2 ऑप्शंस यहाँ पे ही है, जो कि हमने पहले से ही इसको डिस्कार्ड करके रखा है। तो श्योर शॉर्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन देख करके हम मैचिंग करा सकते हैं कि लैमिएसी वाली फैमिली जो है तो आपका वो यूजेनॉल फ्रॉम लीव से निकाला जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा। तो ऐसे करके हम इसकी मैचिंग करा लेंगे। इससे ये होता है कि अगर एक ऑप्शन से ही आपको 100% श्योर शॉर्ट हो जाता है कि आपका ऑप्शन सही है वो, तो आपका वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन जो होते हैं एक एक करके मिलाने में बहुत टाइम कंज्यूम होते हैं। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 13 की। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइब्रिड्स में अराइज थ्रू द। साइब्रिड्स जो होता है किसके द्वारा अराइज किया जाता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइब्रिड की, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, फ्यूजन ऑफ ए नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। फ्यूजन बिटवीन ए नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड ए प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वायबल न्यूक्लियस। Then elimination of one of the nuclei from heterokaryon formed from two protoplasts of different origin। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट दिया हुआ है विद अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट दिया हुआ है विद डिफरेंट ओरिजिन, इसकी बात तो की गई है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में न्यूक्लियाई की कहीं भी बात नहीं की गई है। जबकि साइब्रिड में होता यही है कि जब दो जो होते हैं प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, वहां पे जो दो न्यूक्लियाई बना रहता है, उसमें से एक न्यूक्लियाई जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो और वो जो दोनों प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट ओरिजिन के भी होते हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है साइब्रिड को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये डिजीज का नाम दिया हुआ है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और ये कुछ क्रॉप्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम डिजीज और क्रॉप की तरफ चलते हैं कि कौन सा डिजीज कौन से क्रॉप में होता है। कॉजेटिव एजेंट की बात अगर हमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में बात किया था कि 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 2 से भी हमको हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाइट रस्ट की, तो व्हाइट रस्ट वाला जो होता है, ये व्हाइट रस्ट आप क्रूसीफर्स में जाता है। तो क्रूसीफर्स वाली फैमिली जो है वो मस्टर्ड है, तो यहाँ जाएगा। मीन्स क्यू जो जाएगा वो 4 की तरफ जाएगा। क्यू जो है वो जाएगा 4 की तरफ, क्यू 4 की तरफ जाएगा। सॉरी, अगर हम बात करते हैं मैचिंग कराते हैं ऐसे हम, सॉरी इसका एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि लीड ब्लाइट वाला सबसे पहले जाएगा, कहाँ मूव करेगा? ये मूव करेगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की तरफ, यहाँ पे इसको मूव करा देते हैं। देन अगर हम बात करते हैं व्हाइट रस्ट की, तो व्हाइट रस्ट जो होता है वो एल्ब्यूगो से काज होता है।
कास्टिव एजेंट से हम मिला लेते हैं। ये क्रॉप वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो थोड़ा कास्टिव एजेंट की साइड से हम चलते हैं। तो लेट ब्लाइट गया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से और व्हाइट रस्ट गया एल्ब्यूगो कैंडिडा से। देन उसके बाद में हम इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू मूव करते हैं। तो दोनों ऑप्शन के थ्रू मूव करने से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो पोटैटो की तरफ जाएगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये काज करता है, ये यहां से जाएगा पोटैटो की तरफ। अब हम ऑप्शंस को मैच करा लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो S है वो गया है 2 की तरफ, S2 की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है और S2 की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है, और दोनों ऑप्शंस में 3 है और इसमें भी 3 है, मीन्स ये कटेगा और ये कटेगा पक्का। देन व्हाइट रस्ट जा रहा है एल्ब्यूगो कैंडिडा की तरफ, यानी कि Q जा रहा है 1 की तरफ। तो यहाँ पे Q 1 की तरफ यहाँ जा रहा है और Q 1 की तरफ यहाँ भी जा रहा है। तो अगर हम बात करें एल्ब्यूगो कैंडिडा की, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है वो मस्टर्ड में ये काज होता है। अगर हम एल्ब्यूगो कैंडिडा की बात करें और मस्टर्ड की बात करें तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है, जबकि ये यहाँ पे फर्स्ट आ रहा था, कॉर्न आ रहा था। तो इससे 2 ऑप्शन से हमको श्योर शॉट ये पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही पाउडरी मिल्ड्यू की बात करेंगे हम तो इरिसाइफी की तरफ हो जाएगा, और ये इरिसाइफी जो है वो जाएगा टोमेटो की तरफ। तो इस तरीके से हम मैचिंग वाले क्वेश्चंस में मूव कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप 1 में जो दिए गए हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म से दिए गए हैं, कुछ इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और उसके फंक्शंस दिए गए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 फास्फोलाइपेज सी की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोलाइपेज सी जो होता है वो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोरेज, रेगुलेशन आयन चैनल्स आर एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजेस फास्फोडाई आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट। जी हाँ, तो ये मूव करेगा, पी जो मूव करेगा वो मूव करेगा कहाँ पे, पी जो मूव करेगा वो मूव करेगा थर्ड की तरफ। देन उसके बाद आइनोसिटल ट्राइफॉस्फेट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोरेज। जी हाँ, आइनोसिटल ट्राइफॉस्फेट ये स्टिमुलेट करता है इसको, रिलीज ऑफ कैल्शियम को। देन डायसिल ग्लिसरॉल की बात करें डैग की, तो डैग जो होता है वो रेगुलेट आयन चैनल, एक्टिवेट वेरियस एंजाइम एंड फास्फोराइलेटेड टू फास्फेटिक एसिड। जी हाँ, ये फोर्थ की तरफ मूव करेगा। अब हम मैच कराते हैं, तो पी जो जा रहा है वो थर्ड की तरफ, पी थर्ड यहाँ है, पी थर्ड यहाँ है। देन क्यू जो जा रहा है फर्स्ट की तरफ जा रहा है, क्यू का 4 यहाँ आ रहा है, क्यू का फर्स्ट यहाँ आ रहा है। देन डायसिलग्लिसरॉल 4 की तरफ, ये आर जो है 4 की तरफ जा रहा है, मीन्स ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, और वो भी एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट दिखा रहा है क्या इसमें। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 1 फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड 2 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। तो जी हाँ, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में जो फ्यूजन होता है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का होता है, जिसमें से एक जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट का होता है और 2 जो होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के होते हैं। जी हाँ, तो यही ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ये है इसका। और भी देख लेते हैं, फ्यूजन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड, नहीं 3 हैप्लॉइड नहीं होता, ये 2 हैप्लॉइड होता है। फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जी यहाँ तक तो सही है ऑप्शन। 1 फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड 1 फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं, ये यहाँ पे 2 फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट होता, तो ये ऑप्शन सही होता है। भाई ये फिनोमिनन कार्ड एपोमिक्सिस नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 17 का वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के टर्म में इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि किससे हैप्लॉइड वाला जो प्लांट है वो प्रोडक्शन उसका नहीं हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, ये हो सकता है मे बी। फ्रॉम न्यूक्लियर टिश्यू, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है हमको, न्यूक्लियर टिश्यू। फ्रॉम आइसोलेटेड पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से भी होता है हैप्लॉइड प्लांट कल्चर।
बाई डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाई सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ वन ऑफ पेरेंट। जी हाँ, ये भी होता है। तो ये ऑप्शन हमको लग रहा है इनकरेक्ट। तो यही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? प्लांट वेट इज डिटरमाइंड बाय ए पेयर ऑफ एलील्स एट ईच ऑफ द टू इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग लोकाई। ये दो इंडिपेंडेंटली लोकेटिंग यहाँ पे प्लांट दिए हुए हैं दैट आर एडिटिव एंड इक्वल इन देयर इफेक्ट। एडिटिव है और इक्वल इफेक्ट काज कर रहे हैं। द रेसेसिव एलील डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्लांट वेट। रेसेसिव एलील जो है इसका वो प्लांट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। प्लांट विदाउट जीनोटाइप AABB आर 1। अब यहाँ पे जो दे रहा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या दे रहा है? 1 ग्राम वेट दे रहा है। वेयर्स प्लांट विद जीनोटाइप AABB ये कितना दे रहा है? 3.4 दे रहा है। प्लांट विद जीनोटाइप AA इज क्रॉस्ड विद प्लांट ऑफ जीनोटाइप AA। ये जीनोटाइप वाला प्लांट इस प्लांट के साथ में क्रॉस कर रहा है। द वेट इन ग्राम राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस एंड इंडिविजुअल प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस वुड बी। तो F1 जनरेशन की अगर बात कर रहा है तो F1 जनरेशन में हमको पता है कि स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यही प्लांट बनने वाले हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से A आएगा और यहाँ से B आएगा, यहाँ से एक सिंगल A आएगा और यहाँ से एक सिंगल B आएगा। तो यही गैमेट बनेगा लास्ट में जाकर के F1 जनरेशन में, यही बनने वाला है। इसके बनने में ये कह रहा है कि जब नॉर्मल कंडीशन आ रहा है तो 1 ग्राम पहले से ही है। अगर ये चारों मौजूद है यहाँ पे प्रेजेंट है तो 3.4 है। मींस अगर हम केवल सिंगल ए का निकालेंगे, मतलब एक डोमिनेंट का निकालेंगे, 1 डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है 3.4 और यहाँ पे 4 डोमिनेंट दिए गए हैं, तो 4 से इसको कर देंगे हम डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या बचता है? 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा सॉरी, इसको 4 से 3.4 को यहां से नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 3.4 माइनस 1, क्योंकि ये स्मॉल ए पहले से ही इसमें, अगर ये कुछ भी नहीं रहेगा तो ये रहेगा, तो ये टोटल आ जाएगा 2.4। 2.4 को ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, चारों डोमिनेंट दिए हुए, तो इसको हम कर देंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद एक का हमको पता चल जाएगा, आ जाएगा कितना? 0.6। यहां से आ गया एक का, 1 डोमिनेंट का ये आ जाएगा। उसके बाद में बचा क्या हमारे पास? अगर एक डोमिनेंट का यहाँ आ रहा है मींस एक तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है कि ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो रहेगा। उसके बाद में हमारे पास F1 जनरेशन में कैपिटल ये यही दिया हुआ था, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसमें 2 डोमिनेंट दिख रहे हैं, एक और एक 2। एक डोमिनेंट का आ रहा है 0.6 मींस 0.6 प्लस 0.6। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस 1.2 ये हो जाएगा, तो ये 2.2 यहाँ पे आ जाएगा। मींस इसका जो ऑप्शन होगा वो 2.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ तो ग्राम में ही आ रहा है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस पे भी इसको प्लेस कर दिया गया है, तो 2.2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ए सेल इन G1 ऑफ इंटरफेज हैज 12 क्रोमोसोम। इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल पर सेल विल बी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जी नॉट की। जी नॉट से बनेगा G1, देन S, देन G2, देन M फेज, और M फेज में ये आएगा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डायकाइनेसिस। ये 4 ऑप्शंस इसमें आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं G1 की, तो G1 जी नॉट स्टेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये G1 स्टेज में ये था 12, इसके पहले भी ये 12 ही रहा होगा। S में जाता है, S में जाने के बाद सबको मालूम है डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन हुआ, ये 12 का हो गया 24। G2 में 24 रहता है। M फेज के
यहाँ पे मेटाफेज में ये 24 होगा। एनाफेज में जाने के बाद में ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो एनाफेज में जाने के बाद में ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन एनाफेज 1 की बात कर रहा है ये। तो एनाफेज 1 की अगर बात ये कर रहा है तो एनाफेज 1 में भी ये 24 ही होता है। उसके बाद में जब एनाफेज 1 में एनाफेज 1 आता है, उसके बाद एनाफेज 2 में जाकर के ये कम होता है, लेकिन एनाफेज 1 तक ये 24 ही रहता है। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की, तो ये टोटल यहाँ पे 24 ही हो जाएगा। सो ये रहे टोटल 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जो लोग भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। For more videos, please subscribe my YouTube channel Biology by SK Sir. Thank you so much.